बहुत समय पहले की बात है। विराटनगर राज्य में चंद्र प्रताप नाम का राजा राज करता था। वह मन का बहुत ही दयालु और साहसी था। वह अपनी प्रजा के सभी कष्टों को दूर करता और उन्हें सुख शांति प्रदान करता। एक दिन वह राज्य के दौरे से अपने मंत्री शीशपाल के साथ अपने महल लौट रहा था। तभी अचानक उनके घोड़े रुक गए। अरे मंत्री, घोड़ों को क्या हुआ? ये अचानक रुक क्यों गए? तभी वह नीचे उतरे और उन्होंने देखा। महाराज, यहाँ पर एक सांप मरा हुआ डला है। इसके शरीर में कोई हलचल नहीं है। मंत्री, क्या कोई उपाय नहीं है जिससे हम इस नाग को जीवन दान दे सकें? महाराज, आपको तो संजीवनी विद्या आती है। उस विद्या से आप इसे फिर से जीवित भी कर सकते हो। और महाराज, आप अपनी विद्या को आजमा भी सकते हो। मंत्री की बात सुनकर राजा चंद्र प्रताप सिंह गंभीर हो गए और थोड़ी देर सोचने के बाद बोले, ठीक है मंत्री, वैसे भी जीवन दान देने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। और राजा अपनी संजीवनी विद्या का प्रयोग करने लगा, लेकिन मंत्र कोई काम नहीं कर रहा था। महाराज, आपके मंत्र का कोई भी असर इस नाग पर दिखाई नहीं दे रहा है। लगता है आपके गुरु ने झूठा मंत्र दिया है, और ऐसे झूठे गुरु पर क्या विश्वास करना। राजा ने थोड़ा क्रोधित होते हुए कहा, हमें अपने गुरु की विद्या और गुरु पर पूरा विश्वास है। और अब राजा उस मरे हुए सांप को जिंदा करने की जिद पर अड़ गया और अपने दूसरे मंत्र सब प्रवेश का प्रयोग करने लगा। तुम देखना कि इस मंत्र का कैसा चमत्कारी प्रभाव होता है, फिर तुम मान जाओगे कि मेरे गुरु और उनकी दी हुई विद्या में कितनी सच्चाई है। अरे महाराज, आप क्यों ही बेकार में पीछे पड़े हुए हो? अब छोड़ो भी, चलो महल चलें, रात हो रही है। राजा मंत्री से थोड़े जोश में आकर बोले, मंत्री, तुम मेरे शरीर को संभालो, मैं अपनी आत्मा को इस नाग के शरीर में डालता हूँ। तुम्हें यह मरा हुआ नाग थोड़ी देर में ही जीवित दिखाई देगा। जिससे ही यह फन चलाने लगेगा, वैसे ही मैं जल्दी से अपनी आत्मा अपने शरीर में डाल दूंगा और मैं वापस जीवित हो जाऊंगा। मंत्री को राजा का कहना मानना पड़ा। राजा अपने सब प्रवेश मंत्र का जाप करने लगा और धीरे धीरे राजा का शरीर निर्जीव होने लगा और नाग में हरकत होने लगी। फिर मंत्री ने ऐसा किया जिसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। जैसे ही राजा की आत्मा ने नाग में प्रवेश किया, मंत्री ने संजीवनी विद्या का प्रयोग करके अपनी आत्मा राजा के शरीर में डाल दी और अपने निर्जीव शरीर के तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए। राजन, इस मौके की राह तो मैं कितने सालों से देख रहा था और यह मेरी इच्छा पूरी हो चुकी है। राजन, अब आप नागलोक में जाकर वहां पर रहकर नागलोक के सुख भोगो और मैं राज्य के। मंत्री की यह बात सुनते ही सांप देहधारी राजा ने गुस्से में फुकार मारी और कहा, दुष्ट विश्वासघाती मंत्री, तुमने मेरे साथ छल किया है, लेकिन तुम देखना, मैं इस विश्वासघात का बदला अपने विषधारी दांतों से लेकर रहूंगा। अरे नीच पापी, तू देखना, मैं तुझे दंड देकर अपना शरीर वापस ले लूंगा। मैं देखता हूँ कि तू मुझसे बचकर कहाँ जाता है। इतना सुनते ही मंत्री क्रोध से भरकर चिल्लाया और बोला, तू क्या समझता था कि केवल तुझे ही संजीवनी मंत्र आता था? मेरी विद्या भी किसी से कम नहीं है। जब तू संजीवनी मंत्र का प्रयोग कर रहा था, तब मैं विपरीत मंत्र का प्रयोग कर रहा था, इसलिए तेरा मंत्र काम नहीं किया। इतना कहकर मंत्री वहां से चला गया। मेरा मंत्री शिशुपाल और मैं महल की ओर वापस लौट रहे थे, तभी अचानक एक शेर ने हमला कर दिया और मंत्री की जान चली गई। मेरा मन इस घटना से बहुत दुखी है। आज से 10 दिन तक पूरे राज्य में शोक मनाया जाए और 100 सोने की मोहरें मंत्री के शोकग्रस्त परिवार को दे दी जाएं। महाराज, ज्यादा दुखी मत होइए, शायद भाग्य में यही लिखा था। हाँ हाँ, ठीक है। पता नहीं महाराज को क्या हुआ है, जब से लौटे हैं अजीब बर्ताव कर रहे हैं
और आवाज भी इनकी बदली हुई सी लग रही है। रानी, तू यहाँ से चली जा। यह राजा नहीं बल्कि दुष्ट राजा देहचारी मंत्री, इसने तेरे पति के साथ धोखा किया है। तेरे पति की आत्मा नाग के शरीर में है। तू भगवान पर विश्वास रख और चली जा यहाँ से। रानी की अचानक आँख खुल गई और वह कांपने लगी। थोड़ी देर सोचने के बाद रानी अपनी विश्वास पात्र दासी के कक्ष में गई और उसके कान में कुछ कहा और वहां से वे दोनों चली गईं। वे दोनों सुबह जंगल में पहुंच गईं और एक पेड़ के नीचे आराम करने लगी। तभी दोनों की आंख लग गई। उधर महल में महारानी और एक दासी के गायब होने से हड़कंप मच गया। अरे, इस तरह महारानी कहाँ जा सकती हैं? और सारे सैनिक मर गए थे क्या? जाओ और पूरे राज्य में ढिंडोरा पिटवा दो। जो रानी को ढूंढ कर लाएगा उसे सोने की मुद्राएं दी जाएंगी। मंत्री ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, लेकिन रानी और दासी कहीं नहीं मिली। वहीं नाग बने राजा ने सोचा, उस दुष्ट मंत्री को काटकर मार दूं, लेकिन इस प्रकार मंत्री की आत्मा जो उसके शरीर में है वह आत्मा तो निकल जाएगी, लेकिन मेरा शरीर विषधारी हो जाएगा और मेरी आत्मा उसमें कभी नहीं जा सकेगी। फिर उसने मंत्री को डसने का विचार छोड़ दिया और तभी राजा को रानी की याद आ गई और उसने सोचा, पता नहीं महारानी किस हाल में होंगी। मैंने उन्हें अदृश्य रूप में आकर चेतावनी तो दे दी थी महल छोड़ने की। और राजा एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए, जिस पर बहुत सारे पक्षी राजा सीलभद्र की दयालुता की बातें कर रहे थे और नाग बना राजा उनकी भाषा अच्छी तरह समझ रहा था। अरे भाई, चंद्रपुर के उस दयालु राजा सीलभद्र का क्या कहना। बड़ा ही दयालु और ऊर्जावान राजा है। तुझे क्या बताऊं, कल उसके राज्य में बड़े ही धूमधाम से त्योहार मनाया गया। उसने सब पक्षियों के लिए बड़ी अच्छी व्यवस्था की थी। तभी दूसरा तोता बोला, हाँ भाई, लेकिन दो तोते बड़े ही कपटी निकले। वो आगे निकल गए, लेकिन हमने उन्हें पकड़ लिया। एक ने तो माफी मांगी, पर दूसरा बड़ा ही अकड़ू था, तो हमने उसी बड़ी दुर्गति की। अब घायल होकर पड़ा है। दूसरे तोते ने आह भरते हुए कहा, अरे भाई, ऐसा नहीं करना चाहिए था। कहाँ है अब वो तोता? वह पड़ा है, देख लो अपनी आँखों से। वह घायल तोता बड़ा ही फड़फड़ा रहा था, मानो वह अपने प्राण त्यागने वाला हो। तभी राजा के मन में विचार आया, कितना अच्छा भोजन मिला है। नहीं नहीं, क्यों न मैं अपने प्राण इस तोते में डाल दूं। तभी तोते के प्राण निकल गए और राजा ने अपने प्राण तोते में डाल दिए। तभी एक शिकारी आया और उसने तोतों के झुंड को देखा। सारे तोते उड़ गए, लेकिन राजा बना तोता शिकारी की पकड़ में आ गया। राजा ने बहुत निकलने की कोशिश की, लेकिन वह निकल न सका। बड़ा ही सुंदर तोता है, इसे देखकर तो मुंह में पानी भरा आया। घर जाते ही पत्नी भी देखकर खुश हो जाएगी। और शिकारी अपने घर पहुंच गया। अरे, इतना बड़ा तोता, आज तो मजा ही आ जाएगा। फिर शिकारी चाकू की धार घिसकर तेज करने लगा। तभी तोता चिल्लाया, मुझे मत मारो, मेरे जख्मों पर औषधि लगाओ, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। शिकारी और उसकी पत्नी तोता की बातें सुनकर हैरान हो गए। उन्होंने आज तक अपने जीवन में किसी भी तोता को ऐसी बातें करते नहीं देखा था। अरे रे, कैसा विचित्र तोता है। यह तो बोलता भी है, लगता है किसी पूर्व जन्म का पहुंचा ज्ञानी है। किसी श्राप से पक्षी रूप में अपना जीवन गुजार रहा है। शिकारी और उसकी पत्नी धन की बात सुनकर खुश हो गए और तोते की देखभाल करने लगे। फिर एक दिन शिकारी और उसकी पत्नी को तोते की सच्चाई जानने की बड़ी उत्सुकता हुई। तुम कौन हो और तुम इस रूप में कैसे आए?
अपने बारे में कुछ तो बताओ। तोता बिलक बिलक कर रोने लगा। मेरा जीवन बहुत दुख भरा है। मेरे दुष्ट मंत्री ने मेरे साथ यह सब कुछ किया। और तोता उन दोनों को अपनी आप बीती सुनाने लगा। विराट नगर के महाराज चंद्र प्रताप सिंह, महाराज आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? तुम मुझे चंद्रपुर के राजा के यहाँ दे आओ। मैंने सुना है वह बड़े ही दयालु हैं और उनको मेरी बोलने की इस खूबी के बारे में भी बताना। शिकारी तोता की बात मानते हुए चंद्रपुर राजा के दरबार में पहुंचा। महाराज की जय हो। महाराज, यह तोता आपकी किसी भी समस्या का समाधान चुटकियों में कर सकता है। महाराज, यह तोता इंसानों की तरह बोलता है। और राजा ने तोते से कुछ सवाल पूछे। तोते ने उनका बड़ा सुंदर जवाब दिया। अच्छा, यह तो वाकई बड़ा ज्ञानी तोता है। क्या चाहिए तुम्हें इसके बदले में? महाराज, मैं तो गरीब आदमी हूँ, आप जो चाहो वो दे दो। राजा ने शिकारी को 10 सोने की मुद्राएं दी। शिकारी इतना धन एक साथ पाकर खुशी से झूम उठा और अपने घर वापस चला गया। राजा ने तोता को अपने कक्ष में रखवा लिया। तोते के आने से महल में सब कुछ शुभ होने लगा। राजा सीलभद्र अपने कक्ष में आए और तोते से कहने लगे, सुखदेव, तू मेरे लिए बड़ा ही भाग्यवान है। जब से तू मेरे महल में आया है, मेरे राज्य में सुख शांति का राज्य स्थापित हो गया है। तुझे ऐसा दिव्य ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? राजा की बातें सुनकर तोते की आंखों से आंसू गिर गए और तोते ने राजा को अपनी आप बीती सुनाई। राजा ने दुखी मन से कहा, बाहरे भाग्य, आज एक राजा दूसरे राजा के यहाँ पिंजरे में बंद है। तोते ने लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, महाराज, यह सब भाग्य का खेल है जिस पर किसी की नहीं चलती। राजा चंद्र प्रताप, हमें बहुत दुख है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? राजन, मेरे प्रति जो आपका प्रेम है वही बहुत है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, केवल मुझे मेरी रानी चाहिए। आप मुझे उनसे मिलवा देंगे तो मैं समझूंगा आपने मुझे पृथ्वी का समस्त सुख दे दिया। तुम चिंता मत करो, मैं आज ही अपने सेवकों को भेजता हूँ। यह कहकर राजा ने तोता को तसल्ली बंधाई। तोता मन ही मन रानी से मिलने की खुशी में तरह तरह के सपने देखने लगा। वहीं दूसरी ओर रानी और दासी भी भटकते भटकते चंद्रपुर राज्य में आ पहुंची। वह दोनों भूख से बेजान हो गईं। महाराज, हमें अपने महल में दासी बना लीजिए। हम बहुत दिनों से दर दर भटक रहे हैं और हमने कुछ खाया भी नहीं है। राजा को उनकी स्थिति पर दया आ गई और उसने उन दोनों को महल में रख लिया। हमें वो स्त्रियां किसी कुलीन घर की नजर आ रही थी। एक दिन रानी राजा के कक्ष में सफाई करने गई और तोता की नजर अचानक रानी पर पड़ गई। रानी, मैं आपका राजा चंद्रगुप्त। रानी राजा की आवाज सुनकर चौंक गई और उसकी नजर तोता पर गई। महाराज, आपकी यह दशा कैसे हुई और आप तोता कैसे बने? चंद्रपुर राज्य में राजा सीलभद्र की बेटी की विवाह की तैयारियां चल रही थीं। रानी ने राजा सीलभद्र को सब कुछ बता दिया। महारानी, हमें क्षमा कर दीजिए। हमने इतने बड़े राज्य की रानी को अपने महल में दासी बनाकर रखा। नहीं नहीं महाराज, आप तो बड़े ही दयालु हैं। आपने मुझ अभागन और मेरे पति को अपने महल में जगह दी। बस एक और कृपा कर दीजिए महाराज। तब दोनों राजा और रानी ने एक योजना बनाई। महाराज, मना मत कीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। सभी राज्यों में स्वयंवर का संदेश भेजा गया और यह संदेश विराट नगर राज्य में भी पहुंचा। सभी राजा और मंत्री बना राजा भी विराट नगर पहुंच गया।
सभी राजा अपने अपने गुणगान करने लगे। मंत्री राजा की बेटी की सुंदरता पर मोहित हो गया। महाराज, मेरे पास एक अद्भुत मंत्र है जिसे मैं मरे हुए जीव को भी जान डालकर जिंदा कर सकता हूँ। अच्छा, ऐसा अद्भुत ज्ञान है तुम्हारे पास तो हम अपनी पुत्री का विवाह तुमसे ही करेंगे। तब मरे हुए पशु को लाया गया। लो, आ गया मरा हुआ जीव, दिखाओ अपना मंत्र। सब कुछ राजा और रानी की योजना के ही अनुसार चल रहा था। तभी मंत्री संजीवनी विद्या का प्रयोग पशु पर करने लगा और अपने प्राण उस पशु में डाल दिए। तभी तोते ने तुरंत ही संजीवनी विद्या का प्रयोग करके अपने प्राण अपने राजा के शरीर में डाल दिए और इस तरह उनकी योजना सफल हो गई। मंत्री, देखा, भगवान और गुरु की कृपा, सत्य की एक बार फिर से जीत हुई। और इस तरह कई मुश्किलों के बाद राजा और रानी लंबे समय के दुखों के बाद अपना जीवन अपने राज्य विराट नगर में खुशी खुशी बिताने लगे।